नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। लगातार बैठकों के बाद अब पार्टी ने लोकसभा संयोजक, प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी तय कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी 25 लोकसभा सीटों पर नाम की घोषणा कर दी है। ये सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे और वहां का फीडबैक सीधे प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी और राजस्थान में बीजेपी ने लोकसभा संयोजक, प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, बालकनाथ समेत कई दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब ये सभी फीडबैक देंगे 25 से 25 सीटों का और सीधे प्रदेश के नेतृत्व को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, दिया कुमारी हो, बालकनाथ और कई ऐसे दिग्गज हैं जिनका आप लिस्ट में नाम देख रहे हैं, ये प्रभारी हैं लोकसभा के। इसके साथ सह प्रभारी भी हैं, संयोजक भी हैं और इनकी नियुक्तियां कर दी गई हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी इन पर तय की गई है। जिम्मेदारी ये होगी कि वहां किस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, किस तरीके से वहां पर समीकरण बन रहे हैं, क्या फीडबैक वहां पर लोगों की तरफ से मिल रहा है, कौन सी सीट कमजोर है, कौन सी सीट मजबूत है। ये पूरा लेखा जोखा जो है वो रिपोर्ट के जरिए प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने का काम अब इन सह प्रभारी, प्रभारी और संयोजकों का रहेगा। जिम्मेदारी किरोड़ी लाल मीणा के सर पर भी है। इसके साथ साथ दिया कुमारी के कंधों पर दी गई है। बालकनाथ समेत कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, बीजेपी के लिए कहा ही जाता है कि बीजेपी माइक्रो लेवल पर जाकर चुनाव के लिए तैयारी करती है और इसके लिए कुछ महीने पहले नहीं, सालों साल ही पहले तैयारी हो जाती है। अब जाहिर तौर पर डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में कैसे डबल इंजन की सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना है, उपलब्धियों को पहुंचाना है, इसको लेकर अब माहौल बनाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। पूरी तरह से चुनावी मोड में बीजेपी। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रही कि सोनिया गांधी कल नामांकन करेंगी। ये सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं और राजस्थान से कल राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगी। देर रात तक प्रत्याशियों की सूची जारी भी हो सकती है। कल सभी कांग्रेस विधायकों को जयपुर बुलाया गया है। तो ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल नामांकन सोनिया गांधी राजस्थान से भरेंगी राज्यसभा चुनाव के लिए। देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने खबर दी थी कि सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव लड़ेंगी और कहां से लड़ेंगी ये भी हमने आपको बताया था। अब ये तय हो गया है कि वो चुनाव राज्यसभा के राजस्थान से लड़ेगी और कल वो नामांकन राज्यसभा के लिए भरेंगी। ऐसे में खबर ये भी कि देर रात तक तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची भी जारी करेगी कांग्रेस और कल सभी कांग्रेस विधायकों को जयपुर बुलाया गया है। जब नामांकन भरेंगी सोनिया गांधी तो जानकारी ये मिल रही है कि उनके साथ राहुल गांधी होंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहने वाले हैं। मौजूदा वक्त में सोनिया गांधी लोकसभा की सदस्य हैं रायबरेली सीट से, लेकिन इस बार सुरक्षित सीट यानी कि राजस्थान को उन्होंने चुना है और यहां से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ती हुई आपको नजर आने वाली हैं। अगली खबर सिरोही से है, जहां पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। राज्य मंत्री की गाड़ी पर टोल का बैरियर गिर गया। टोल कर्मियों शिफ्ट इंचार्ज पर लिहाजा गाज गिरी है। उत्पन्न टोल प्रशासन की लापरवाही पर यह कार्रवाई की गई। देवासी मुंडारा से लौटते समय आपको बता दें कि गाड़ी पर यह बैरियर गिरा था। तहसीलदार ने टोल कर्मी को अब जेल भेज दिया है। 2 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर सिरोही से, जहां पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से राज्य मंत्री की जब गाड़ी यहां से टोल से गुजर रही थी तो टोल का बैरियर उनकी गाड़ी पे गिर गया। टोल कर्मी और शिफ्ट इंचार्ज पर लिहाजा कार्रवाई हुई है। देवासी मुंडारा से लौटते समय गाड़ी पर यह बैरियर गिरा और अब तहसीलदार ने टोल कर्मी को जेल भेज दिया है। 2 दिन पहले की घटना बताई जा रही है जिसका वीडियो अब सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। तो राज्य मंत्री ओटाराम की सुरक्षा में चूक के बड़े मामले में एक्शन हुआ है। टोल कर्मी और शिफ्ट इंचार्ज पर गाज गिरी है। देवासी मुंडारा से लौटते समय गाड़ी पर जब टोल का यह बैरियर गिरा, ऐसे में अब तहसीलदार ने टोल कर्मी को जेल की हवालात के लिए भेज दिया है, जेल की हवा खिलाने के लिए भेज दिया है। 2 दिन पहले की घटना बताई जा रही है।
जब राज्य मंत्री ओटाराम के कार यहां टोल प्लाजा से गुजर रही थी, उस वक्त जो बैरियर था वो उनकी गाड़ी पर गिर गया। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था और जाहिर तौर पर ये चूक, ये लापरवाही, ऐसे में एक्शन भी हुआ है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बीजेपी के लोकसभा चुनाव कार्यकाल का उद्घाटन हुआ है। कार्यकाल का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद कार्यालय पर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी के साथ बैठक भी हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि कार्यकर्ता को विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में जुट जाना चाहिए। हम थल से लेकर नभ से लेकर अंतरिक्ष तक महाशक्तियों में शामिल होंगे। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर जाएगा। हमारी आर्थिक विकास दर आज जो 7.2 है वो 2 अंकों में चली जाएगी। इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जिसके सर पर छत नहीं हो। जिसके पीछे हम गर्व करते हैं कि पूरे विश्व में आज अगर नाम है तो मोदी का नाम है। अरे चुनाव मोदी का है। कार्यकर्ता बंधुओं, अंदर आत्मा से मानो कि कार्यकर्ता बंधु इस बात को माने कि मोदी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। बोलो हाथ करो, मोदी का चुनाव है ये किसी पर्टिकुलर आदमी का चुनाव नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर रहे। इस दौरान बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सांगोद कस्बे में 400 केवी के GSS का शिलान्यास किया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के कई विकास कार्यों के लोकार्पण कर बड़ी सौगात भी दी गई। आयोजन के दौरान ओम बिरला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम गांव को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। की जनता को गांव के अंदर सामुदायिक भवन, स्कूल, खेल मैदान और उसके साथ साथ यहाँ पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, बिना ट्रिपिंग के बिजली मिले। इससे 400 केवी के ट्रांसफार्मर के साथ नई कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। गाँव को फायदा मिलेगा। आने वाले समय के अंदर गाँव के अंदर बिजली की पर्याप्त उपलब्धता होगी। विद्युत की जो मांग बढ़ रही है और उसके अनुसार और ज़्यादा मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो 132 के जो GSS हैं उसके माध्यम से 33 केवी में आती है और वो ओवरलोड होने पर उसको और अधिक आवश्यकता होती है, तो उसके लिए इसलिए 400 का जो ये ट्रांसमिशन का हमारा GSS बन रहा है। धौलपुर जिले के मंदिरों में चोरी की बढ़ती वारदातों से गांव वाले परेशान हैं। गांव वालों का कहना है कि धौलपुर जिले का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां के सुप्रसिद्ध आस्था के मंदिरों से चोरी ना हुई हो। प्रसिद्ध मंदिरों से पीतल के घंटे, झालर, चांदी के मुकुट और दान पेटी से पैसे चोरी हो रहे हैं। धौलपुर में पिछले कुछ महीनों से मंदिरों में चोरी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंदिरों में चोरियों से परेशान गांव वालों और पुजारियों ने पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। पिछले दिनों करीब 5 से 7 महीनों में मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं पर नजर डालें तो अगस्त 2023 में बाड़ी इलाके के खानपुरा गांव में भूमिया और पीर बाबा मंदिर से 200 किलो के पीतल के घंटे चोरी हो गए। सितंबर 2023 में सरमथुरा के खिन्नोट गांव के भैरव बाबा मंदिर से 70 किलो के घंटे की चोरी हो गई। पुलिस ने अक्टूबर 2023 को चांद बाबू घंटा चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया था। गैंग के खुलासे के बाद लोगों को लगा कि अब चोरी की वारदातें रुक जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर 2023 में सदर थाना इलाके के भगपुरा गांव में हनुमान मंदिर से 25 घंटे चोरी हो गए। नवंबर 2023 में दिहौली के अंबिका माता मंदिर से पीतल के 100 घंटे और चांदी का छत्र चोरी हुआ। हीरा भूमिया मंदिर से 92 घंटे भी चोरी हो गए। दिसंबर 2023 में पुरानी छावनी इलाके के तोप वाली माता मंदिर से पीतल के 26 घंटे के साथ सैंपऊ, हनुमान और बाबू महाराज मंदिर से घंटे और दान पेटी चोरी हुए। पुराने साल में शुरू हुआ चोरी का सिलसिला नए साल में भी जारी है।
9 जनवरी 2024 को सैंपो के कदम खंडी हनुमान मंदिर से 200 किलो वजन के पीतल की घंटे की चोरी हो गई। यहाँ पे घटना में ये घंटा का वो दो छोरे दी के मेरे को घंटन ने ले गए, देवी मैया पे थे, हनुमान बाबा पे थे और महादेव बाबा पे थे, सिद्ध बाबा पे थे, बाबू महाराज पे थे। 21 जनवरी 2024 को परवा गांव में चामुंडा माता मंदिर से करीब 2 क्विंटल वजन के पीतल घंटे और 50,000 नकदी चोरी हो गई। रात को श्याम माता के मंदिर पे करीब 1 से 2 क्विंटल के करीब घंटे चोरी हुए हैं और दाल पेटी में करीब लगभग 40 से 50,000 रुपए थे। 28 जनवरी 2024 को बसेड़ी के बरखंडी महादेव मंदिर से 200 किलो वजन के घंटे की चोरी हो गई। 3 फरवरी 2024 को मांगरोल गांव के मंगला देवी मंदिर से 10 पीतल के घंटे चोरी हुए। अदनपुर गांव के हनुमान जी मंदिर से करीब 15 पीतल के घंटे चोरी हो गए। 9 फरवरी को मनिया थाना क्षेत्र के बिरोधा गांव के हनुमान जी और संतोषी माता मंदिर से 42 किलो वजन के 40 घंटे चोरी हो गए। हमारे मंदिर से 92 घंटे सांकर सहित और कुछ सांकर छोड़ी है उसने, एक झालर और 92 घंटे और बल्ब वगैरह सब पंखे वगैरह कुछ नहीं छोड़ा उसने। ये आंकड़े तो उन मंदिरों के हैं जो शिकायत या क्षेत्र के संबंधित लोगों द्वारा और पुजारी महंतों द्वारा मिली जानकारी से जुटाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिन पर चोरियां हुई हैं लेकिन शिकायत संबंधित थानों तक नहीं पहुंच पाई। आखिर कब तक आस्था के सुप्रसिद्ध मंदिर चोरों का निशाना बनते रहेंगे? आखिर जिले भर के विभिन्न मंदिरों पर हुई इतनी चोरियों के बावजूद पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे क्यों है? धौलपुर से न्यूज़ 18 के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे, एनएसयूआई की बात करते हैं। छात्र संगठन एनएसयूआई ने जय जवान कैंपेन को लेकर झुंझुनू के मंडावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना में करीब 1.5 लाख युवाओं ने अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इसी को लेकर एनएसयूआई ने जय जवान अभियान चलाया है। जय जवान अभियान 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में हर पीड़ित युवा, जवान और शहीद के घर घर जाकर पीड़ित परिवार सैनिकों की बात सुनकर उनकी आवाज को मजबूती के साथ उठाया जाएगा और दूसरे चरण में झुंझुनू लोकसभा में सत्याग्रह किया जाएगा। तीसरे चरण में न्याय पद यात्रा करके युवाओं की आवाज को मजबूती दी जाएगी। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि सोनिया गांधी का कल जयपुर दौरा प्रस्तावित है। राज्यसभा के लिए नामांकन वो करेंगी। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी जयपुर आएंगे। प्रियंका गांधी भी राजधानी जयपुर आएंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, कल सुबह विशेष विमान से 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी और सुबह 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद 11:20 पर विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। चूंकि कल महत्वपूर्ण दिन, देखिए सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान ने आपको बताया है कि राज्यसभा चुनाव सोनिया गांधी लड़ रही हैं और ये भी तय हो गया है कि वो राजस्थान से लड़ रही हैं। कल नामांकन के लिए आएंगी। सुबह 8 बजे विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगी और इसके बाद 11:20 पर विधानसभा जाने का कार्यक्रम। सभी कांग्रेस के विधायकों को भी जयपुर में रहने के लिए कहा गया है। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, लगातार आप सुबह से इस बारे में जानकारी दे रहे थे और देखिए लगभग ये माना जा रहा है कि कल नामांकन के लिए सोनिया गांधी आ रही है। कौन कौन उनके साथ होगा? बिल्कुल, देखिए राजस्थान राज्यसभा से जो है सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी, ये तय हो गया है। और कल सुबह विशेष चार्टर प्लेन से सोनिया गांधी, राहुल गांधी सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जयपुर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी कुछ समय बाद जयपुर पहुंचेंगी। जो एआईसीसी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कल जयपुर आ रहे हैं। चूंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगी, इसलिए एआईसीसी के कई जो वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ तमाम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष यहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी विधायकों को कल जो है जयपुर बुला लिया गया है ताकि सुबह जो नामांकन दाखिल करना है सोनिया गांधी का, इस दौरान सभी विधायक वहां पर मौजूद रहें। सुबह करीब 11:20 के आसपास सोनिया गांधी विधानसभा पहुंचेंगी और वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 12:30 बजे की
वापस जो है सोनिया गांधी का दिल्ली जाने का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। तो ये तय हो गया है कि अब तक राजस्थान से जो कांग्रेस प्रत्याशी के चयन की मशक्कत चल रही थी, वहां सोनिया गांधी का नामांकन दाखिल करना तय हो गया है। अब राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी ही होंगी। राकेश, जाहिर तौर पर इस खबर के मायने भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, चूंकि ये सुरक्षित सीट है, लिहाजा सोनिया गांधी को और राज्यसभा चुनाव राजस्थान से लड़ाने की तैयारी, कल नामांकन दाखिल करेंगी। शुक्रिया राकेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और विपक्ष जो है तूफान के बाद अब राज्य सरकार और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़, भूकंप, विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए अभ्यास के साथ जागरूकता अभियान भी चला रही हैं। आज एनडीआरएफ की टीम ने राजसमंद जिले में मॉक ड्रिल की, अपनी तैयारियों को परखा, समझा और साथ ही स्थानीय सिविल डिफेंस के जवानों को विभिन्न आपदाओं से बचाव के तरीके भी सिखाए। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम देश और विदेश में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। एनडीआरएफ की टीम कल से 15 दिनों तक स्कूल, सरकारी कार्यालयों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को भी आपदाओं से निपटने के लिए ट्रेंड करेगी। एनडीआरएफ ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो मौकों पर ये कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने बचाव का जो उनकी प्रक्रिया है उसको यहाँ समझाया, और ये देख करके उन्होंने पुराने एग्जाम्पल्स भी दिए, जिस तरह से उन्होंने देश विदेश में भी इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं, और बोरवेल वगैरह में भी इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं, और इसके अलावा नेपाल में भी जो इन्होंने उसके उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर अक्सर अपनी शिकायत को लेकर परिवादी पुलिस थानों में चक्कर लगाते रहते हैं। थानों में सुनवाई नहीं होने पर परिवादी उच्च अधिकारी के ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार भी लगाते हैं। ऐसे में परिवादियों की शिकायत पर क्या एक्शन हुआ, इसकी निगरानी के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ऑनलाइन सुगम ऐप लॉन्च कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर पुलिस ने कई अधिकारियों के डेस्क से गुजरने वाली शिकायतों की निगरानी के लिए ई सुगम नामक एक नया सॉफ्टवेयर पेश किया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से शिकायत के निपटान की निगरानी करने में मदद मिलेगी। सुगम ऐप का मॉडल अब तक गुजरात के सूरत, राजकोट पुलिस कमिश्नरेट में चल रहा है, जिसमें पुलिस उच्चाधिकारियों तक पहुंचने वाले परिवादी की शिकायत को ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दर्ज किया जाता है। ये गुजरात का राजकोट और सूरत कमिश्नरेट्स में ऑलरेडी उपयोग में ले रहा है। जो भी कंप्लेनेंस आता है व्यक्तिगत रूप से अफसर से मिलने के लिए, चाहे वो थाने पर हो या ऑफिसेस में हो, उनका हम उस ऐप में एंट्री करता है, तो ताकि मेरे पास अगर आ जाता है, सुपीरियर ऑफिसर के पास जब आ जाता है, तब मैं नीचे कोई इनके पहले इसका ग्रीवेंस रिड्रेसल हुआ है कि नहीं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। वेदर निस्तारण हो चुका है, वेदर इट्स लेजिटिमेट जेन्युइन कंप्लेंट है, ये सारे चीज हम मॉनिटर कर सकते हैं। साथ साथ ये भी मॉनिटर कर सकता है कि टाइमली उनका ग्रीवेंस का डिस्पोजल हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर शिकायत के निपटान की निगरानी करने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से पता चल जाएगा कि थानों में परिवादी की समस्याओं और शिकायतों का तय समय पर समाधान हो रहा है कि नहीं, या फिर परिवादी लंबे वक्त से अपनी शिकायत के समाधान के लिए इधर उधर अफसरों के पास ऑफिस तक चक्कर लगा रहे हैं। बहरहाल सुगम ऐप की वजह से परिवादी को उसकी शिकायत का समाधान मिलने में आसानी होगी। वहीं उच्च अफसर ये भी मॉनिटरिंग कर सकेंगे कि पुलिस थानों में आने वाली शिकायतों का तय समय पर सुनवाई हो रही है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन होना भी तय है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। रेडियो दिवस पर हम आपको अपने इस रिपोर्ट में ऐसे शख्स को दिखाएंगे जिनके पास सालों पुराने रेडियो हैं, साथ ही विदेश के रेडियो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। रेडियो के लिए इनके इस खास जुनून पर यह रिपोर्ट देखिए। दुनिया आज डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन नए नए उपकरण हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रही हैं, लेकिन रेडियो आज भी कई लोगों के जीवन का हिस्सा बना हुआ है। बीकानेर के रहने वाले दिनेश माथुर पर भी रेडियो की ऐसी दीवानगी चढ़ी कि उन्होंने पुराने रेडियो का कलेक्शन करना शुरू कर दिया। शहर के रानी बाजार क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी दिनेश माथुर को शुरू से ही रेडियो सुनने का शौक था।
लेकिन 10 साल पहले एक ताने के चलते उन्होंने रेडियो का कलेक्शन करना शुरू कर दिया। आज उनके पास करीब 1125 से अधिक पुराने रेडियो का कलेक्शन है जो बेहद पुरानी है, लेकिन अधिकांश आज भी काम कर रहे हैं। वहीं माथुर के पास सिर्फ देश ही नहीं विदेशों के भी कई रेडियो हैं। कलेक्शन का सुनने का तो शुरू से ही बचपन से ही है, पर कलेक्शन का बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया मेरे को। अभी वर्तमान में मेरे पास कम से कम 1125 से ज़्यादा ही होंगे और देश विदेश के सारी कंपनियों के मेरे पास में अधिक रेडियो है, वाल वाले और वर्किंग में और है मैक्सिमम। माथुर के शौक से परिवार भी परेशान है, लेकिन फिर भी उनके घर के 4 कमरों में कई रेडियो लगे हुए हैं जो पुराने जमाने की याद आज भी ताज़ा करवाते हैं। माथुर ने बताया कि उन्हें केवल रेडियो सुनने का शौक है और वो रोजाना 4 घंटे रेडियो सुनते हैं। माथुर के इस कलेक्शन को देखने कई लोग उनके पास आते हैं और कई लोग तो उन्हें लाखों रुपए तक इस कलेक्शन के देने को तैयार हैं। और इस बीच बड़ी खबर जयपुर से 33 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासनिक फेरबदल की जानकारी मिल रही है। 33 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। लगातार देखिए, इससे पहले भी कई ट्रांसफर और पोस्टिंग यहां पर हुई थी और अब ये तबादले की रेलगाड़ी और भी तेज चलती हुई 33 IAS अफसरों के तबादले की जानकारी मिल रही है। IAS और IPS के तबादलों का सिलसिला नहीं थम रहा है। नई सरकार के गठन के बाद अफसरों के तबादले बहुत तेजी से हो रहे हैं। 33 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी हुई है। जयपुर राजधानी से बड़ी खबर, 33 IAS अफसरों के ट्रांसफर की जानकारी मिल रही है। बिग ब्रेकिंग, 33 IAS के ट्रांसफर हुए हैं। जयपुर से बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, प्रशासनिक फेरबदल की जानकारी। IAS PCS के तबादलों का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है और अब जानकारी मिल रही है 33 और IAS के ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ साथ 11 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।